नमस्कार, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के इतिहास के बारे में। झारखंड के किसी भी आने वाली वैकेंसियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, जेएसएससी या जेपीएससी में भी यह भी कारगर है। तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखें। हमारी जो क्लासेस वो रेगुलर चलती रहेंगी। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड का इतिहास। झारखंड जो है, झारखंड का एक अपना इतिहास है और ये इतिहास इतनी समृद्ध है कि अगर हम बात करें तो 1,00,000 वर्ष पूर्व से हमारे इतिहास की समृद्धता को बताती है। तो झारखंड के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आती है हम लोगों का दो चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो हमें उत्खनन से प्राप्त होते हैं और साहित्यिक स्रोत वो स्रोत होता है जो हमें किसी भी साहित्यकार या फिर विदेशी यात्री या आत्मकथाओं से जो हमें जानकारी मिलती है उसको हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो झारखंड के जो इतिहास है, तो झारखंड के इतिहास में सबसे पहले अभी हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के पुरातात्विक स्रोत के बारे में। किसके बारे में? तो झारखंड के पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है झारखंड के, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो झारखंड में जनसंख्या जो है, झारखंड की जो जनसंख्या है, इसमें विश्व की प्रमुख प्रजातियां, विश्व की जो प्रमुख प्रजातियां हैं, जैसे हो गया निग्रोइड हो गया, मंगोलियाड हो गया, काकेसाइड हो गया, प्रोटोस्टलाइड हो गया, तो सभी के शारीरिक लक्षण मिलते हैं। किसके शारीरिक लक्षण मिलते हैं? तो निग्रोइड, काकेसाइड, मंगोलियाड, प्रोटोस्टलाइड, इन सारे जो शारीरिक लक्षण है वो झारखंड के लोगों में पाए जाते हैं। उनके जनजातियों में ये लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन झारखंड में अगर बोलेंगे किस प्रकार की जनजातियों में जनजातियों का अधिकता है, तो प्रोटोस्टलाइड की जो प्रमुख लक्षण है वे सारे पाए जाते हैं। प्रोटोस्टलाइड किसकी अधिकता है? तो प्रोटोस्टलाइड की अधिकता है हमारे जनजातियों में। तो झारखंड के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि झारखंड के जनजाति में किस विश्व के प्रमुख प्रजातियों में से किसका लक्षण सबसे ज्यादा है? तो प्रोटोस्टलाइड का जो लक्षण है वो झारखंड के जनजातियों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटोस्टलाइड प्रोटोस्टलाइड की अधिकता है। ठीक है, तो झारखंड के जनजाति किस समूह से आते हैं? अधिकता किस समूह की है? तो प्रोटोस्टलाइड समूह की अधिकता है। तो झारखंड के क्षेत्र में अगर हम बात करें कि इसका जो हमारे पुरातात्विक स्रोत कब से मिलते हैं, तो जैसे हमने आपसे कहा कि 1,00,000 वर्ष पूर्व से पाई जाती है। कब से पाई जाती है? तो 1,00,000 वर्ष पूर्व से पाई जाती है। तो पूरा पाषाण कालीन 1,00,000 वर्ष की अगर बात करें तो 1,00,000 वर्ष क्या होता है? 1,00,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष मतलब ये हो गया पूरा पाषाण कालीन। ठीक है, तो हमारे जो पुरातात्विक स्रोत है हमें पूरा पाषाण कालीन पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। तो पूरा पाषाण में क्या था? हस्तकुठार की यहां पे पाई गई है। तो हम कहेंगे कि झारखंड के क्षेत्र में 1,00,000 वर्ष पूर्व के पूरा पाषाण कालीन पत्थर के क्या मिले हैं? उपकरण प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण कालीन पाषाण उपकरण बोकारो से बोकारो से क्या मिला है? हस्तकुठार मिला है। हजारीबाग के इसको, सरैया, रहम, दोहंगी आदि से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हस्तकुठार का अर्थ होता है जो हाथ से जिसका उपयोग किया जाता, हाथ से उसको चलाया जाता था, हाथ से उसका प्रयोग किया जाता, हस्तकुठार। तो हस्तकुठार हमें कहां से मिली है? तो हजारीबाग के इसको से प्राप्त हुई है ना, बोकारो से प्राप्त हुई है, सरैया, रहम, दोहंगी आदि स्थानों से हस्तकुठार की जो है हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला कहां पे आता है?
तो हजारीबाग के इसको, हजारीबाग में सबसे प्रमुख स्थान इसको याद रखिएगा। इसको से पूरा पाषाण कालीन हस्त कुठार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हजारीबाग के कहां से, इसको से हस्त कुठार प्राप्त हुए हैं। आगे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो झारखंड के आदि मानव के रहने के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। झारखंड से क्या हुए हैं, आदि मानव के रहने के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 1991 में 1991 में इसको में किए गए उत्खनन, 1991 जो इसको में हजारीबाग के इसको में उत्खनन किया गया तो वहां पे क्या मिला था, तो आदि मानव कालीन पाषाण में चित्रकारी, पाषाण में क्या मिला था, प्राप्त पाषाण में चित्रकारी का नमूना मिला था। चित्रकारी का किसमें नमूना मिला था, पत्थर में, पाषाण में। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण कालीन सभ्यता का प्रमाण मिलते हैं, है ना। जिसमें से 2 प्राकृतिक गुफाएं, इसको से 2 प्राकृतिक गुफाओं के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहां से क्या मिले थे, तो आदि मानवकालीन पाषाण में चित्रकारी, पाषाण में चित्रकारी का नमूना, चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ था। कहां पे, तो इस हजारीबाग के इसको से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। और यहां से 2 गुफाओं के, प्राकृतिक गुफाओं के भी नमूने प्राप्त हुए थे। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले अब बात आती है भवनाथपुर। भवनाथपुर गढ़वा, भवनाथपुर कहां पे है, गढ़वा में है। तो भवनाथपुर गढ़वा से भी हमें क्या मिला, शैल चित्रकारी मिला है। क्या मिला है, शैल चित्रकारी मिला है, गुफाओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, भवनाथपुर कहां पे है, गढ़वा। गढ़वा के भवनाथपुर से, गढ़वा के भवनाथपुर से शैल चित्रकारी, किसका, शैल चित्र का, शैल चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ, शैल चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ है। गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। प्राप्त हुए हैं, है ना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हमारे गढ़वा के हो गए, ये कहां के हो गए, गढ़वा के। तो भवनाथपुर गढ़वा में क्या मिले हैं, शैल चित्र का नमूना मिला है, गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। आगे हम लोग बात करेंगे आपका हजारीबाग के दूध पानी से। हजारीबाग के दूध पानी से 1894 में, हजारीबाग के दूध पानी से 1894 में प्राप्त, जो उत्खनन किया गया था, तो उत्खनन से प्राप्त किया था, 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं। 8वीं सदी के लेख कहां से प्राप्त हुए हैं, चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। हजारीबाग के दूध पानी से 1894 ईस्वी के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, उत्खनन से प्राप्त हुए हैं
दूध पानी के निकट से उत्खनन से क्या प्राप्त हुए हैं? तो लेख प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? लेख प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? तो लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 8वीं सदी में। किस सदी का लेख है? तो ये 8वीं सदी का लेख है। 8वीं सदी का है ये लेख। कब का है? तो 8वीं सदी का लेख प्राप्त हुआ है और दूध पानी के निकट ही स्थित है। दूध पानी के निकट क्या है? डुमडुमा या डुमडुमा जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? डुमडुमा। डुमडुमा। इस डुमडुमा कहां पे है? तो हजारीबाग का दूध पानी है, दूध पानी के निकट में ही डुमडुमा है। तो इस डुमडुमा से क्या मिला है? तो 8वीं एवं 12वीं सदी के पाषाणकालीन मूर्तियां मिला है। डुमडुमा से क्या मिला है? 8वीं एवं 12वीं सदी के पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है? तो पाषाण की मूर्तियां, मतलब पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई है ना। ये पत्थर की मूर्तियां क्या होती है? पहले जमाने में जो मूर्तियां बना करती थी, किसकी बनी होती थी? तो पत्थर की बनी होती थी, पाषाण की बनी होती थी। अरे जो पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुआ है डुमडुमा से, डुमडुमा या डुमडुमा जो कहें आप लोग, तो डुमडुमा से जो प्राप्त हुआ है किस चीज की मिली है मूर्तियां? तो बुद्ध की मूर्तियां मिली है। किसकी? बुद्ध की। तो इससे पता चलता है कि हजारीबाग के दूध पानी या डुमडुमा क्षेत्र में बौद्ध धर्म का विस्तार का पता चलता है। बौद्ध धर्म के विस्तार का पता चलता है। किस क्षेत्र में? तो ये जो हजारीबाग के दूध पानी या डुमडुमा कहें, इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के विस्तार का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किसका? बौद्ध धर्म का। किसका? बुद्ध धर्म का। बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म जो कहें, बौद्ध कर दीजिए इसको। बौद्ध धर्म का विस्तार का पता चलता है, स्पष्ट प्रमाण मिलता है। ठीक है, यहां तक तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग बात करेंगे चतरा जिले की। किस जिले के? तो चतरा के प्रतापपुर प्रखंड। चतरा है कहा? प्रतापपुर प्रखंड। चतरा के प्रतापपुर प्रखंड से क्या मिले हैं? तो मुगल कालीन कुंपा का किला। मुगल कालीन कुंपा का किला कहां से मिला है? तो कुंपा का जो किला है प्रतापपुर प्रखंड से, कुंपा किला। कौन सा किला? तो कुंपा किला कब का है? तो ये मुगल कालीन है। कब का है? तो मुगल कालीन कुंपा किला कहां से मिली है? तो चतरा के प्रतापपुर प्रखंड से कुंपा किला का प्रमाण मिलता है। और चतरा जिले में ही और एक जगह है हंटरगंज। चतरा जिले में और एक जगह है कहा? हंटरगंज। बहुत सारे हमारे मित्र जो हैं वो इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, हंटरगंज क्षेत्र को। हंटरगंज भी क्या है? हंटरगंज प्रखंड है। हंटरगंज क्या है? प्रखंड है। हंटरगंज प्रखंड है। ठीक है, तो ये जो हंटरगंज प्रखंड है, यहां पे कोलवा पहाड़ी है। क्या है? हंटरगंज प्रखंड में कोलवा पहाड़ी है। क्या है? कोलवा पहाड़ी है। आप लोगों के दिमाग में आ गया हो, कोलवा पहाड़ी का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म। संगम स्थली माना जाता है ना इसको। बुद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, बुद्ध धर्म का, जैन धर्म का, साथ ही गुरु नानक देव की भी यहाँ पे आने का प्रमाण ऐसे मिले हैं, या फिर ऐसा साक्ष्य कहा जाता है कि यहाँ पे गुरु नानक देव भी आए थे। तो सिख धर्म का भी यहाँ पे एक संगम स्थल के रूप में माना जाता है। तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे? तो कोलवा पहाड़ी के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। कोलवा पहाड़ी, तो चलिए, तो कोलवा पहाड़ी में क्या मिला था? तो मध्यकालीन दुर्ग की 4 दीवारी मिला था।
कोल्वा पहाड़ी में क्या मिला था? तो मध्यकालीन दुर्ग के चार दीवारी, मध्यकालीन दुर्ग के चार दीवारी का प्रमाण मिला है। मध्यकालीन दुर्ग क्या क्या मिला है? चार दीवारी का साक्ष्य मिला है। कहां पे मिला है? तो हंटरगंज प्रखंड के कोल्वा पहाड़ी से मध्यकालीन दुर्ग के चार दीवारी का प्रमाण मिला है। ठीक है। कोल्वा पहाड़ी को कलेश्वरी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कोल्वा पहाड़ है, कोल्वा पहाड़ है ना, कोल्वा पहाड़, कोल्वा पहाड़, इसी को कोलेश्वरी पहाड़ भी कहा जाता है। इसी कोल्वा पहाड़ को क्या कहा जाता है? कोलेश्वरी पहाड़ भी कहा जाता है। कोलेश्वरी पहाड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। कोल्वा पहाड़ कोलेश्वरी पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। कोलेश्वरी पहाड़ में क्या कहा? हमने कहा आपको, यहां जैन धर्म के भी, जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियां मिला है, हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्ति मिला है, और बौद्ध धर्म के भी साक्ष्य यहां पे मिले हैं। तो इस जगह को हिंदू धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म का संगम स्थली कहा जाता है। हिंदू, जैन और बुद्ध धर्म का संगम स्थली किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है कोलेश्वरी पहाड़ को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों का क्या माना जाता है? संगम स्थली, संगम स्थली के नाम से भी जाना जाता है। संगम स्थली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे कि बौद्ध, जैन और सिख धर्म का, सिख धर्म, एक चीज हमने कहा था कि गुरु नानक देव भी यहां आए हुए थे। कोलेश्वरी पहाड़, कोल्वा पहाड़, हमारे जो गुरु नानक देव भी यहां पे आए हुए थे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का भी मतलब एक संगम स्थल इसको हम लोग कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। हमारी जो लगातार क्लासेस है ये चलती रहेगी। लगातार हम लोग झारखंडी क्लासेस हम लोग लेते रहेंगे। झारखंड की किसी भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही निर्णायक होगा। और इस निर्णायक चैप्टर को आप लोग छोड़े नहीं। आप ही लोगों के डिमांड पर इस क्लासेस को लाया गया है। अभी झारखंड में आने वाली जितनी वैकेंसीज हैं, तो जितने विद्यार्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में हम आपको एक क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के बारे में बात करेंगे। चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के बारे में बात करेंगे। गिद्धौर, चतरा जिले के जो गिद्धौर प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? यहां से मेगालिथ, यहां से मेगालिथ संस्कृति, मेगालिथ संस्कृति का प्रमाण मिला है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि झारखंड के चतरा के किस जगह से मेगालिथ संस्कृति का प्रमाण मिला है? तो हम कहेंगे कि गिद्धौर प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति का प्रमाण मिला है। ठीक है। चतरा जिला लगभग आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे घुसेंगे पलामू। पलामू जिला। तो पलामू जिला की एक जगह है मूर्तिया। पलामू जिला की जगह है क्या? मूर्तिया। और उस मूर्तिया से क्या मिले हैं? तो बुद्ध धर्म के बहुत सारे मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। बुद्ध धर्म के बहुत सारे मूर्तियों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। किस जगह से? तो पलामू के मूर्तिया से। पलामू के
मूर्तिया नामक स्थान से, मूर्तिया नामक स्थान से क्या मिला है? तो बुद्ध के मूर्तियां मिला है। बुद्ध के क्या मिला है? तो मूर्तियां मिला है। ठीक है, समझ रहे हैं? बौद्ध धर्म का अनेक अवशेष मिले हैं। अब क्या मिले हैं? बौद्ध धर्म की मूर्तियां, यानी यहां से क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। इसका क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। ठीक है, किस जगह से? तो पलामू जिले के जो मूर्तिया नामक स्थान है, इसे बौद्ध धर्म के अनेक अवशेष मिले हैं। ठीक है, समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग धनबाद जिला में। धनबाद जिला में भी हम लोगों को क्या मिला था? तो बौद्ध स्मारक मिला था। धनबाद जिला में क्या मिला था? बौद्ध स्मारक मिला था। कहां से? तो बुद्धपुर से। बुद्धपुर से क्या मिला था? बौद्ध स्मारक मिला था। और बुद्धपुर की पहाड़ियों में बुद्धेश्वर मंदिर का भग्नावशेष स्थित है। बुद्धपुर पहाड़ियों में क्या है? बुद्धेश्वर मंदिर की भग्नावशेष। भग्नावशेष मतलब वो टूट चुका है, ध्वंस हो चुका है, टूट फूट गया है, उसका अब सिर्फ अवशेष प्राप्त है। कहां से? तो धनबाद जिले से। धनबाद, धनबाद के किस जगह? धनबाद के बुद्धपुर, बुद्धपुर, धनबाद के बुद्धपुर, बुद्धपुर से क्या मिले हैं? बुद्ध स्मारक स्थित है। कि बुद्धपुर में, धनबाद के बुद्धपुर में बुद्ध स्मारक, बुद्ध स्मारक, बुद्ध स्मारक स्थित है। ठीक है, धनबाद के बुद्धपुर से बुद्ध स्मारक मिला है, बुद्ध स्मारक स्थित है। और ये जो बुद्धपुर की पहाड़ी है, कहां की पहाड़ी? तो बुद्धपुर की पहाड़ियों, बुद्धपुर, बुद्धपुर की पहाड़ियों में, बुद्धपुर की पहाड़ियों में कौन सी मंदिर हमने कहा? तो बुद्धेश्वर, बुद्धेश्वर, बुद्धेश्वर मंदिर की भग्नावशेष प्राप्त हुए। ठीक है, तो धनबाद के जो बुद्धपुर की पहाड़ी है, यहां से बुद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। और बुद्धपुर की पहाड़ियों से बुद्धेश्वर मंदिर की भग्नावशेष प्राप्त हुई है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि धनबाद के बुद्धपुर से किस मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे बुद्धेश्वर मंदिर की। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अशोक के शिलालेख के बारे में। अशोक के जो 13वें शिलालेख है, अशोक के 13वें शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख हुआ है? झारखंड के किस जनजाति का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में हुआ है? तो अटाविक, आठवीं या अटाविक जो कहें, आठवीं जातियों का उल्लेख हुआ है जो इसी क्षेत्र में निवास करते थे। झारखंड के इसी क्षेत्र में निवास करते थे। कौन सी जनजाति या जाति अगर कहें तो आठवीं जाति, आठवीं जाति का प्रमाण कहां से मिला है? कहां से मिला है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से। कहां से मिला है? तो अशोक के 13वें क्या शिलालेख से, 13वें शिलालेख से प्राप्त हुआ है ना। तो ये समझ में आ गया कि आठवीं जाति का जो प्रमाण है, ये अशोक के 13वें शिलालेख
से प्राप्त हुआ है, जो इसी क्षेत्र के वासी थे, मतलब इसी क्षेत्र में निवास करने वाले थे। ये हो गया हम लोगों का पुरातात्विक साक्ष्य, झारखंड के इतिहास का पुरातात्विक साक्ष्य। अभी हम लोग चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे अब? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। चलिए साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करने पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग। साहित्यिक स्रोत जो हमें साहित्य से मिला है, मतलब किताबों से मिला है, विदेशी यात्रियों से मिला है, आत्मकथाओं से मिला है, तो यही सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में अगर हम जाते हैं तो वैदिक साहित्य में अगर हम सबसे पहले जाएंगे, कहां पे जाएंगे? वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य के में चर्चा करेंगे हम लोग। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा जाता था? वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र को किक्कट कहा जाता था। वैदिक साहित्य में किस क्षेत्र को? छोटा नागपुर क्षेत्र को। छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किक्कट शब्द का प्रयोग हुआ है। किक्कट शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किक्कट। ठीक है, और वही जो वैदिक साहित्य में है, तो वैदिक साहित्य में झारखंड के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? झारखंड के लिए व्रात्य प्रदेश का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? व्रात्य प्रदेश। व्रात्य प्रदेश। व्रात्य प्रदेश किसके लिए? तो ये झारखंड के लिए प्रयोग हुआ है। झारखंड के लिए। ठीक है, व्रात्य प्रदेश। अगर हम छोटा नागपुर क्षेत्र की बात करें तो आपका वैदिक साहित्य में किक्कट शब्द का प्रयोग हुआ है, और झारखंड के लिए व्रात्य प्रदेश का उपयोग या प्रयोग किया गया है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। साथ ही हम कुछ आत्मकथाओं के बारे में चर्चा करेंगे, अभी कुछ और किताबों के बारे में, रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। महाभारत के जो हमारे महाभारत से विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था, या उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए, अगर इन्हीं को लिखना है फिर मिटा देंगे इनको। तो चलिए हम लोग बात करेंगे महाभारत के दिग्विजय पर्व में, दिग्विजय पर्व, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुंडरिक या पुडरिक। पुंडरिक या पुडरिक। तो पुडरिक शब्द का प्रयोग है। पुडरिक शब्द का प्रयोग हुआ है। शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस झारखंड के प्रदेश को, झारखंड प्रदेश को महाभारत में पशु भूमि कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? महाभारत में झारखंड को पशु भूमि के नाम से जाना जाता था। पशु भूमि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाता था? पशु भूमि, क्योंकि यहां पे जंगल ज्यादा था। झारखंड में क्या है, अभी भी जंगल है, झारखंड जंगल से भरा हुआ है,
पहले तो और जंगल था महाभारत के काल में, तो महाभारत में इसको क्या कहा गया है, पशु भूमि कहा गया है। पशुओं की अधिकता थी, जंगलों की अधिकता थी। ठीक है, तो ये हमारे पुरातात्विक स्रोत के बाद हमें साहित्यिक स्रोत है, तो साहित्यिक स्रोत में इन सारी चीजों का प्रमाण मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे लेखक थे, मतलब जिन लोगों ने पुस्तक लिखे हैं या आत्मकथा लिखे हैं, उन लोगों ने झारखंड का जिक्र किया है। किसने किसने जिक्र किया, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो अब अबुल फजल, झारखंड का उल्लेख इसमें मिलता है, तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा में किसमें मिलती है, तो लिखिए पहले अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल क्या लिखा था, अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है। अकबर अनपढ़ था, अकबर क्या था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसका आत्मकथा किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। और अबुल फजल को नियुक्त किया गया था अकबर को पढ़ाने के लिए, अकबर को पढ़ाने के लिए, लेकिन उनके द्वारा पढ़ाई लिखाई हुआ नहीं। वो सहीनो शान सहिंसा बन गए, सहीनो शान सहिंसा बन गए। तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा है, तो उस अकबरनामा में झारखंड का उल्लेख मिलता है। ठीक है, दूसरा आता है शम्स सिराज। शम्स, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, शम्स ए सिराज। शम्स सिराज क्या लिखा था, शम्स सिराज, तो तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही, तो तारीखे फिरोज शाही शम्स सिराज के द्वारा लिखा गया है। इसमें भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला आता है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी क्या लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने, कमेंट करके बताएं क्या लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। बड़ी कंट्रोवर्सी हुआ था, राजस्थान में बड़ी कंट्रोवर्सी हुआ था उस मूवी के, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत। तो इस पद्मावत में भी झारखंड का उल्लेख मिलता है, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। अगला आता है जहांगीर की आत्मकथा। जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर की आत्मकथा कौन सी किताब है, जहांगीर की आत्मकथा, तो तुजु के जहांगीरी, तुजु के जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। क्लास देखिए, क्लास लगभग 40-45 मिनट के आसपास हो जाएगी, क्योंकि चीजों को जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो चीजों को अच्छे से जानना जरूरी है, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आप ही के लिए क्लासेस है, हमारी कंटिन्यूस क्लासेस चलती रहेगी। और हमने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया है, झारखंड के प्रमुख जो इतिहास का घटनाक्रम है, आंदोलन, उसके बारे में, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। अगर उसमें किसी डेट से लेकर अगर आप लोगों को कोई विवाद है तो वो जरूर कमेंट करके बताएं कि इस डेट को लेकर हमें विवाद है सर, हम उन पर मंथन करेंगे, है ना। उस वीडियो को जरूर देखें, आपको वीडियो के लास्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। अगला आता है बोरमैन की पुस्तक। किसकी पुस्तक, तो बोरमैन की पुस्तक। बोरमैन की पुस्तक बड़ी लंबी पुस्तक का नाम है, बड़ी ही लंबी है पुस्तक का नाम, बता सकता है क्या है, चलिए, द नियोलिथिक पैटर्न, द नियोलिथिक पैटर्न in the Neolithic pattern in the
द नियोलिथिक पैटर्न इन द prehistory of इंडिया। ठीक है, द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे भी नवपाषाण कालीन 12 प्रकार के हस्त कुठार का प्रमाण मिलता है। नियोलिथिक कालीन, ठीक है, नवपाषाण कालीन है ना, नवपाषाण कालीन 12 प्रकार के हस्त कुठार। कितने प्रकार के? तो 12 प्रकार के हस्त कुठार, 12 प्रकार के हस्त कुठार का प्रमाण मिलता है। 12 प्रकार के हस्त कुठार, ठीक है। इस 12 प्रकार के हस्त कुठार का प्रमाण किसमें मिलता है? तो बोरमैन का जो किताब है द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इससे मिलती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे डीएन मजूमदार की पुस्तक। डीएन मजूमदार, डीएन मजूमदार, डीएन मजूमदार की पुस्तक कौन सी पुस्तक लिखी है? अगर किन्हीं को पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं। पता है किन्हीं को? अगर किन्हीं को पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम बता देते हैं। रेसेज एंड कल्चर, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो डीएन मजूमदार ने लिखा है। किसने लिखा? डीएन मजूमदार ने लिखा है। इससे क्या मिलती है? तो झारखंड की जो जनजाति है, तो झारखंड के जनजाति के सांस्कृतिक, सामाजिक तो झारखंड के आगमन के बारे में पता चलता है। झारखंड के जनजाति कौन कौन से जनजाति? तो चेरो, खरवार, चेरो हो गया, खरवार हो गया, भूमिज, संथाल आदि जनजाति के बारे में। संथाल आदि जनजाति, जनजाति के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा झारखंड आगमन का क्या मिलता है? झारखंड आगमन का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है। किनके किताब में? तो डीएन मजूमदार, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक से। ठीक है, साथ ही और एक दो पुस्तक के रेफरेंस लेंगे हम लोग। हो सकता है पुस्तक के बारे में आपसे पूछ दिया जाए कि ये किनकी पुस्तक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। डाल्टन की पुस्तक, अगला हो गया डाल्टन की पुस्तक। किसकी पुस्तक? तो डाल्टन की पुस्तक। डाल्टन की कौन सी पुस्तक है? तो डाल्टन की पुस्तक है द काल ऑफ छोटा नागपुर, 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 ये पुस्तक है डाल्टन की। इसमें भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। साहित्यिक स्रोत के रूप में हम भी इसका उपयोग करते हैं। और अमरनाथ दास की एक पुस्तक है, अमरनाथ
दास की एक पुस्तक है, कथा कोश। कौन सी पुस्तक है? कथा कोश पुस्तक है। ठीक है, तो इस कथा कोश पुस्तक में भी झारखंड का प्रमाण मिलता है। तो ये हमारे हो गए साहित्यिक स्रोत। इन्हीं साहित्यिक स्रोतों से हमें झारखंड के बारे में प्रमाण मिलता है, झारखंड की संस्कृति के बारे में प्रमाण मिलता है, झारखंड के सामाजिक संरचना के बारे में प्रमाण मिलता है, हमारे झारखंड के जनजातियों के बारे में प्रमाण मिलता है। आज हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा किया। यह हमारे हिस्ट्री की पहली क्लासेस है और ये जो हमारी हिस्ट्री की क्लासेस, झारखंड सामान्य ज्ञान की क्लासेस है, ये लगातार चलती रहेंगी। साथ ही एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे सब्जेक्टिव कंप्लीट होने के साथ साथ। और आप लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन झारखंड की किसी भी वैकेंसी के लिए दिया जाएगा। चैनल में बने जरूर रहें। और जो नए विद्यार्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे की वीडियोस में। इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग सामाजिक संरचना, विद्रोह, आर्ट एंड कल्चर, सारे टॉपिक को हम लोग एक साइड से क्लियर करते चलेंगे। आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो क्लास को, वीडियोस को बिना स्किप किए देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।